बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेड इशू के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नादरीन, माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। हुकूमत की तरफ से, तिब्बी माहिरीन की तरफ से जो है और मीडिया की तरफ से मुसलसल उनको तनबीह की जा रही है कि वो हफाजती तदाबीर सख्ती से अपनाएं, मगर अफसोस के लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पहली लहर थी उसके दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबारी मराकज़ बंद रहे, कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह गया। लेकिन इसके दौरान समाजी तंजीमों ने क्या किरदार अदा किया, क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आईं और हुकूमती नुमाइंदों का उनके साथ कैसा तामुन रहा, इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमने अपने स्टूडियो में जिन लोगों को मदऊ किया है, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद है कादी शुएब आलम फ़ारूकी साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JWS पाकिस्तान। हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ हैं मोहम्मद इसराइल एडवोकेट, चेयरमैन गुजरांवाला चैम्बर ऑफ सिविल सोसाइटी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर आपको। और इनके साथ हैं मिर्ज़ा इश्तियाक अहमद साहब, सदर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। तमाम मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कादी शुएब साहब आपसे। सबसे पहले आप ये फरमाइएगा कि कोविड-19 में आप लोगों का क्या किरदार रहा, किस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में जहाँ पे पूरी दुनिया मुतासर हुई है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़े हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की तरजीहात सेट की, वहीं पे वो लॉकडाउन की तरफ भी गए। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो उसमें लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें ज़्यादा ये था कि लोगों को खाने पीने की तक रसाई जो है वो ख़त्म हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हो गए थे। तो हमारे लिए जो सिविल सोसाइटी है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इन लोगों को अशियाए खरीदो नोश जो है इनके घरों तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि उस वक़्त एक बहुत मुसीबत का दौर था और लोग सहमे हुए थे और डरे हुए थे। तो हमने ये सोचा कि हमने लोगों को जो अशियाए खरीदो नोश है वो इनको घरों तक पहुंचानी है। तो मेरी जो कंपनी है, हमने अपने रज़ाकारों को मुकम्मल SOPs के साथ तैयार किया और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो गरीब लोगों के घरों में हमने पहुंचाई। और कोविड और लॉकडाउन के दिनों में कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग मुस्तहिक हैं और ये नहीं है? इसके लिए कोई आपने बाकायदा होमवर्क किया? हमारे पास इस वक्त जो 1 लाख घराने हैं वो ख़वातीन हमारी क्लाइंट हैं, हमारी बोरवर हैं जो मेरी कंपनी की हैं। तो वो 2 गुजरांवाला डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न में हैं। और हमने ये सोचा, हमने उसका एक सर्वे करवाया कि जो ज़्यादा मुस्तहिक ख़वातीन हैं, जिनमें बेवा है या यतीम बच्चे हैं या डिसेबल हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको हमने पहले सर्वे के ज़रिए उनको हाईलाइट किया। उनकी एक बाकायदा हमने लिस्टें बनाई और उसके बाद जो हमारे फ़ील्ड ऑफिस हैं, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे फ़ील्ड ऑफिस बने हैं, वहाँ पे हमारे जो रज़ाकार हैं, वहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, तो वहाँ पे हमने सामान पहुँचाया। और सामान पहुँचा के तो फिर हमने अपने रज़ाकारों के ज़रिए, अपने स्टाफ के ज़रिए उन लोगों के घरों में जो है सामान पहुँचाया। लेकिन चूँकि उस वक़्त इसका कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा था, तो हम सोच रहे थे कि हमारे हमारे जो रज़ाकार हैं उनको भी बचाना था। तो उनके लिए मुकम्मल तौर पे हमने यूनिफॉर्म जो उस वक़्त थी, फिर हमने सैनिटाइज़र और उस मास्क का इंतज़ाम करवाया। और हमने उनसे कहा कि पहले अपनी सेफ्टी करें, क्योंकि अगर हमारे रज़ाकारों में या स्टाफ में से कोई मुतासर होता तो इसका एक गलत मैसेज चला जाता मेरी पूरी टीम में, तो फिर वो एक नेगेटिव मैसेज चला जाता। तो उसके लिए हमने अपना जो कैपिटा है हमारा स्टाफ का, उसको बचाने के लिए हमने पहले उनकी तैयारी करवाई और फिर उसके बाद उनके थ्रू हमने जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हमने कम्युनिटीज़ के लिए सैनिटाइज़र भी भेजे, हमने उनके लिए मास्क भी भेजे। और उस दौरान जब हम जाते थे उनको चीज़ें देने के लिए, तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है उनको ये समझाता भी था, उनको अवेयर भी करता था कि आपने कैसे बचना है। अच्छा कई साहब, आपने इस पूरी वबा के दौरान जो है कितना कुछ सामान कितने लोगों तक पहुँचाया?
हमने जो कोरोना और लॉकडाउन में 15,000 घरानों में तकरीबन 6 करोड़ रुपए का सामान जो है पहुंचाया है, और उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रही, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो मुतलका ज़िलों के थे उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आपने फ्याजी करनी है या सामान आपने पहुंचाना है तो उसके लिए आपको हमसे NOC चाहिए। तो हमने 6 जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला डिवीज़न के, उनके मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे NOC ली, और फिर हम इस चीज़ के भी पाबंद थे कि जो सामान हमने पहुंचाना है उसकी डिटेल भी उन्हें देनी है और पूरी लिस्टें भी उनके साथ शेयर करनी है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमने वो पूरी लिस्टें भी पहुंचाई, जहां से वो लिस्टें पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी गई। तो फिर हमें वहां से भी रीचेक किया गया, जिसमें फ़ोन नंबर भी थे क्लाइंट के, उन ख़वातीन के, उन फैमिलीज़ के। तो उनको वर्बली चेक किया गया, थ्रू टेलीफोनिकली चेक किया गया कि आपको ये सामान मिला है कि नहीं मिला है। ठीक हो गया। अच्छा इसराइल साहब, आप ये फरमाइएगा कि जैसे ये फरमा रहे हैं कि हमें NOCs लेने पड़े, हुकूमत का ताउन कैसा रहा समाजी तंजीमों के साथ? क्या हौसला अफजा था या कोई हर्डल्स क्रिएट की गई? मियाँ साहब बिल्कुल रस्मी रहा। अच्छा, कैसे? मैंने जब इनको कहा कि इन्होंने NOC लें और तब ये काम करें, और ये इन्होंने कब कहा? जब हम तकरीबन 1 महीना, ये हमारी सिविल सोसाइटी जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये राशन और दीगर चीज़ें जो है ना उन्होंने बांट चुकी थी। तो जब इन्होंने कहा जी हमसे NOC लें, NOC के लिए ना, मैं अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला की बात करता हूँ, उन्होंने कहा जी ये ईमेल है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें और फलां फलां काम करें। मैंने जी उसी वक्त बग़ैर ताख़ीर के उसी दिन ईमेल उनको कर दी। मुझे जवाब मिला 2 महीने बाद कि आप दफ्तर, और जवाब भी क्या था कि आप दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। सब की सब फॉर्मेलिटीज़ थी। गवर्नमेंट इदारों ने उस तरह का रोल अदा नहीं किया। मसलन कैसे? सबसे ज़्यादा लोग ना मुतासर हुए नामुकम्मल मालूमात, गलत मालूमात की बुनियाद पर। मसलन कहा गया, एक वीडियो आ गई कि जनाब सना मक्की जो है ना वो इसका इलाज है। हाँ जी, बड़ी अच्छा, चली है, 200 उसका रेट भी बड़ा, मियाँ साहब 200 XX रुपये हो गया। किलो बिक रही थी, और वो फिर 2 दिन में 2600 रुपये किलो 26 रुपये, अनऑथेंटिक। चलो ये तो लोग तो बेचारे थे ना। गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मैंने किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखा कि भाई इसके ऊपर भी कोई जो है ना बर वक़्त, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ बर वक़्त जो है ना, कोई इसका रद्द आ गया हो। इसी तरह और जो मालूमात जो है ना आम लोगों ने उसमें मुहक्कक बन गए, बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्सपर्ट बन गए। तो इस हवाले से भी मियाँ साहब गवर्नमेंट का रोल जो है ना ये रस्मी सा रहा है, फार्मल सा रहा है। लोगों कोई मुश्किलात में कोविड के हवाले से जो है ऐसी गवर्नमेंट कहीं इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, कहीं नहीं नज़र आई। अच्छा ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस वबा के दौरान जो है आपने क्या देखा? और बड़ी सारी शिकायत भी मौसूल होती रही हैं कि लोग जो हैं वो राशन वगैरह ले के उसको जो है सेल आउट करते रहे हैं। तो आवाम का रद्द-ए-अमल आपने कैसा देखा? क्या ये इसमें हकीकत है या ये सिर्फ जो है सिर्फ रस्मी बातें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक आरफ साहब। देखें, हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इस दौरान। एक पब्लिक की खिदमत करने के हवाले से एक मौका ऐसा अल्लाह ताला ने दिया कर सके, और इसमें हमने देखा है जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी तरफ से तो ऐसा कहीं पे नहीं हुआ, लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई कैंपेन लॉन्च होती है, जो कोई भी उसमें चंद लोग जो हैं वो इस तरह के आ जाते हैं, जो जैसे आपने कहा कि जो इसको मिस यूज़ करते हैं ऐसे पैकेजेस को, तो वो इतने बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं हुआ। हमने तो ये देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, सफ़ेद पोश लोग जो हैं, वो बड़े परेशान नज़र आए इस पेंडेमिक की सूरत हाल के दौरान। और हमने देखा कि जब कुछ लोग जो है वो इस सिचुएशन में इस काबिल नहीं थे, वो ये उनकी जो ज़ाती इज़्ज़त नफ्स है वो उनको इजाज़त नहीं देती थी कि वो किसी से हाथ फैलाएं, किसी से कुछ मांगे। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसका रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा। मतलब हमारी जो पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपने पूरे गुजरांवाला ज़िला में हमने कोई 2500 से ज़्यादा ख़ानदानों को मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो पूरे महीने का राशन जो है वो हमने उनके घरों तक पहुंचाया, और हमारी टीमें बाकायदा बनी जो घर घर जाके तो लोगों की खिदमत में पेश करती रहीं। और इसके दौरान हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सच लोगों को कोई सपोर्ट जो है वो नहीं नज़र आई। जो उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये का एक वो सपोर्ट पैकेज जो अनाउंस किया, वो पैकेज भी जो है वो एक तो बहुत ताख़ीर से आया। उसकी जो उन्होंने तरीकाकार जो बताया था वो एक बड़ा मिसमैनेज
एक तरीका था, उसके ज़रिए तमाम जो मुस्तहिकीन थे उन तक पहुंचा भी नहीं गया, और अगर किसी के तक पहुंचा गया तो वो बहुत तखीर से पहुंचा गया। तो उसमें भी अच्छा मिर्जा साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि जो NGOs हैं उनमें बाज़ लोगों की ये भी शिकायत मसूल हुई हैं कि इन्होंने जस्ट जो है ना फ़ोटो शूट की हद तक किया, और जो राशन वगैरह था उनमें ऐसी चीज़ें बस नॉमिनेटेड थोड़ी सी चीज़ें थी, उस तरह का पैकेजेस नहीं थे कि जो एक ख़ानदान जो है उससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। सपोज़ उसमें बस आटा, चीनी और चंद दालें रख के, इस तरह की भी शिकायत रही हैं। उस हवाले से भी बड़ा उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। हो सकता है ऐसा हुआ हो। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे लेने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मिस यूज़ कर जाते हैं ऐसे पैकेजेस को, और अगर किसी ने ऐसा भी किया तो वो उसका ताल्लुक मैं नहीं समझता कि सिविल सोसाइटी के जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ होगा। उन लोगों ने, जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस काम को समझने वाले लोग हैं, जो खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग हैं, फारूक साहब, उन्होंने इस पेंडेमिक की सूरत हाल में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और अगर मैं समझता हूँ इनका रोल नहीं होता तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। वो आपको बताया जैसे कि 12-12 हज़ार रुपया भी 1.5-2 महीनों बाद जाके, जब वैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, तब मिलना शुरू हो रहा था लोगों को। तो एक्चुअल तो लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर आदमी जो एक दिन की रोज़ी कमाता है और अगले दिन उसके पास कुछ बचत नहीं होती है कि वो कर सके, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल था। ठीक है आपने। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इसराइल साहब, आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 12-12 हज़ार रुपये का जो है पैकेज बड़ी लेट अनाउंस हुआ, आप समझते हैं कि ये हुकूमती पैकेज आवाम को रिलीफ देने के लिए काफ़ी था? क्या इसमें आवाम की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई कि नहीं हुई? इज़्ज़त नफ्स के हवाले से एक डेफिनेट इसमें मजरूह हुई, और उसका ना इदराक किया उसका ना अजाला किया जा सकता था। वो कैसे? ये इन्होंने ना लेट काफ़ी हद तक इसी में लगा दिया जी, 12,000 आ रहा है। अच्छा अभी पता नहीं कब आ रहा है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन DC ऑफिस में जाते थे, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर जब उनसे पूछते थे भाई लेट क्यों हो रहा है, वो कह रहे जी पहले यहाँ पर ना एक वो स्क्रूटनी हो रही है, मुस्तहिक अफराद ढूंढे जा रहे हैं। बंदा इन अकल के अंधों से पूछे कि 12,000 रुपये आपने देने हैं, कितने लोगों को देने हैं? उसका सादा सा तरीका था। जिस बंदे का 2,000-3,000 बिल है ना, उससे ज़्यादा मुस्तहिक और कौन होगा? सादा सी बात। बड़ा अच्छा फार्मूला आपने बताया भाई। जिसका इस दौर में 3,000 बिल है, उस बेचारे से बड़ा और कौन मुस्तहिक होगा? मुस्तहिक हो सकता है। तो इन्होंने कोई इस तरह जो साइंटिफिक तरीका होता है स्क्रूटनी का, वो बिल्कुल भी इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। वरना लोगों की मुश्किलात, अगर ये साइंटिफिक तरीके से काम करते तो ये कम हो जानी थी। लेकिन पता नहीं कि अच्छा एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जब हम देखते हैं ना कि ये किया किन्होंने, ये कम अकल वालों ने नहीं किया। जब हम देखते हैं जी CSS एग्ज़ाम, वो जनाब 2% जहाँ 2% वाले ये लोग हैं, ज़हीन तरीन लोग हैं, और इनकी ये कारकर्दगी है, तो भाई बाकियों का क्या असर होगा? अगर इनकी आउटपुट इन हालात में इस तरह की होगी, कोई कहानी नहीं है। ये लोग फेल हुए, जहानतें फेल हुई हैं, इदारे फेल हुए हैं, ओहदे फेल हुए। अच्छा इसराइल साहब, एक बात ये भी है ना कि जहाँ पर भी हमें ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ मिल रही है, तो हम उसको एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लोग कहते हैं कि बस हमें सबको मिलना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए ना जी, अवाम है ना, उसकी तो मुश्किलात हैं। अब मुश्किल आदमी, जो बंदा मुश्किल में है, उससे आप किस इखलाकियात की तवक्को करेंगे? ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये राशन जो है ना वो दुकानों पर भी बिका, लेकिन हुआ क्या?
सारे के सारे, उन बेचारों ने भी, किसी को आटे की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी को दूध की ज़रूरत थी, उसने वो बेच के दूध ले लिया और हमने उसी को पकड़ा मीडिया वालों ने और हमने उसको जनाब एक इशू बना दिया। कुछ हद तक कहीं पर वो वायलेशन है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ जो अवाम की सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो मिर्ज़ा इश्तियाक साहब ने अभी जिक्र किया, इन्होंने जो राशन पैकेट बनाया था ना, उसके अंदर अशियाए खुर्दनोश थी, उसके अंदर मास्क थे, सैनिटाइज़र थे और 1000 रुपया कैश भी था। अच्छा। वो इसीलिए इन्होंने कैश दिया था, अगर किसी की दीगर ज़रूरत है तो उसको वो पूरी कर लें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिविल सोसाइटी की तरफ से आई कि जो मैंने अभी कहा था, गलत मालूमात का शिकार हुए लोग, इन्होंने अथेंटिक मालूमात पर मबनी ब्रोशर उसके अंदर जो है ना वो रखा था कि अभी कोविड में हमारी ये जिम्मेदारी है। अच्छा काजी साहब, आप ये फरमाइएगा कि ठीक है, समाजी तंजीमों ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और हमें इसको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में ऐसे लोग काबिल जो है तकलीद भी हैं। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे हमें एक चीज़ का फुकदान समाजी तंजीमों की तरफ से नज़र आया, वो ये था कि SOPs पर अमल दरामद के लिए शऊर की बेदारी जो है वो जो है हमें ना होने के बराबर मिली। हर कोई अपनी अपनी जगह पर काम तो करता नज़र आया, लेकिन बेसिक जो नीड के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस कोविड-19 के दौरान, जो कि अब भी ज़रूरत है। तो इसमें समाजी तंजीमों ने क्या किरदार अदा किया? देखें जी, ये जो पेंडेमिक था कोरोना का, ये एमरजेंसी थी। ये मुल्क में एक एमरजेंसी थी, पूरी दुनिया में एक एमरजेंसी थी और इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी। तो ये जब एमरजेंसी आई पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी एक बेयकीनी की सूरत हाल बनी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी हमें ये नहीं हो सकता, हम नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, तो ये जो है ना, ये हम तो 5 वक्त वज़ू करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हमें नहीं लग सकती। लेकिन जब उन्हें ये तस्लीम करना पड़ा कि ये एक जानलेवा और मूजी मर्ज़ है, तो फिर लोगों ने एहतियात करना शुरू भी की। जहाँ तक बात है कि सिविल सोसाइटी का इसमें क्या किरदार रहा, क्योंकि सिविल सोसाइटी भी इसी माशरे का हिस्सा है। उन तक जब मालूमात पहुँची, जब कंपाइल किया, जब SOPs आई, तो वे सिविल सोसाइटी ने अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने इलाकों में ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू की। लेकिन चूँकि आपको इस इन्फॉर्मेशन का कोई ऐसा सॉलिड रिकॉर्ड नहीं होता कि जिसकी वजह से आपको ये पता चल सके कि आपने कितने हज़ारों या लाखों लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का किरदार तो बहुत अहम रहा है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन को फैलाने में या SOPs बनाने में या SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने का प्राइमरी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। जो सेकेंडरी ज़िम्मेदारी है वो सिविल सोसाइटी की थी। तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी ने जो अपनी ज़िम्मेदारी है बड़े भरपूर तरीके के साथ इस्तेमाल की है, बड़े भरपूर तरीके के साथ उस पर अमल दरामद करवाया है और उसमें कामयाब भी हुए। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे काजी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है फारूक साहब। इसमें जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होती है। और एक और बात, हमने इस चीज़ का बड़ा फुकदान देखा कि इस पूरे अरसे के दौरान सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड उस तरह से नहीं लिया गया। आप खुद नहीं कर, बिल्कुल नहीं लिया गया, किसी को कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने जितना काम किया हमारे हैं जैसे कि उनको NOC की तरफ ले जी बिल्कुल, वो जब हम एक महीना काम कर चुके तो इस तरह के लोगों जी ले जी अब आप आके ना हमसे NOC लें। अब हमें एक तरफ वो, फिर हमें एक खतरा पैदा हो गया कि कल को कोई हमें आगे पूछेगा भाई बगैर NOC के आप काम कर रहे हैं। फिर हमें जिस तरह की मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा, हमने NOC हासिल की है, तमाम NGOs ने, काजी साहब ने और तमाम लोगों ने। तो इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात हम यहाँ पे भूल रहे हैं कि उस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से बजाय इसके कि ऑलरेडी रजा कराना काम करने वाली जो तंजीमें हैं, जो लोग हैं, उनको आप एक्टिवेट करें, उनको मजीद मोटिवेट करें और वो चलें, गवर्नमेंट ने एक और लारे पे लगा दिया, टाइगर फोर्स उसी तरफ आने जा रहा है, उसके लारे पे लगा दिया। इस हिसाब से वाकई वो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है मिर्जा साहब, बड़ी कहूँगा आपको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा इसराइल साहब, टाइगर फोर्स के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका तो गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन भी रहा है और चैम्बर की तरफ से भी आप आते जाते रहे हैं, सही जो है इस पे एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस सीधा नहीं सर, ये सीधा रोज़ रोशन की तरह है, सूरज निकला हुआ तो सब उसका सूरज ही कहेंगे। टाइगर फोर्स जो है ना पॉलिटिकल मकासद के लिए बनाई गई थी।
अच्छा, जब जिस मकसद के लिए बनाई गई उसने वही मकसद सर्व करना था। उन्होंने क्या सर्व किया, उनके जनाब बाकायदा जी गवर्नमेंट से, हमारे डीसी से, एसी से तल्लुकात हो जाएंगे, उन्होंने वो फ़ोटोशूट की तरफ गए थे, उन्होंने वो काम नहीं किया था। NGOs फ़ोटोशूट की तरफ नहीं गई। और अगर कहीं कोई हम ये नहीं कहते कि 100 में से इक्का दुक्का, तो वो क्या NGOs के और इनमें वो फ़र्क क्या था, ये कि एक है लफ्ज़ NGO, वो कुछ ना परसेप्शन बदल गया है, वो समझते हैं कि शायद इनको कोई बाहर से पैसे आते हैं और ये वो ना खा पी जाते हैं। अच्छा, एक ये कंसेप्ट है। तो गुजरांवाला में तो इस तरह की NGOs मैंने तो नहीं देखी। NGOs के साथ बहुत वास्ता है। आपकी तो नहीं है किसी NGO ऐसी तो नहीं है कि आपको बाहर से फंडिंग हो रही हो? नहीं, हमने भी जितना अपना ये जितनी भी फ्याजी की या जितना भी हमने राशन तकसीम किया, ये हमने अपने सोर्स से किया है, हमने बाहर से कोई एक सिंगल पैनी भी नहीं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे बड़ा चैरिटी का जो प्रोग्राम शुरू किया है एहसास के नाम से, इसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ के इसके हिसाब से जो है वो दिए गए हैं। और उसके साथ साथ लॉकडाउन के दिनों में जितने लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, उनके 3-3 महीने के बिजली के बिल जो है उसमें भी उन्हें रिलीफ दिया गया है। चूँकि हमारी गवर्नमेंट जो है, आपको हमारे GDP का पता है, आपको पता है बजट की क्या सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये एक अच्छी काविश थी कि उन्होंने लोगों को चाहिए जाए कि हम 22 करोड़ अवाम तक तो नहीं पहुँच सके, लेकिन जो थोड़े बहुत मुस्तहिक थे जिन तक गवर्नमेंट पहुंच सकती थी वो पहुंची। बिजली के बिलों की आपने बात की, तो वो बाद में उन्होंने जो है ना दोबारा से ये मियां साहब ये रिलीफ नहीं था, कोई रिलीफ नहीं था सर। ये वक्ती तौर पे रिलीफ मिला है। क्या रिलीफ है सर? वो बर्डन ही बढ़ाना कि आपके ऊपर जो है ना दोबारा से बर्डन डाल दिया कि यहाँ तो ये था कि वो 3 माह का वेव आउट होता, वेव ऑफ। हाँ। और इसके साथ साथ जो अदालत की तरफ से अहकामात थे, जो किराएदार थे, उनके लिए वो भी कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा मिर्जा साहब, मैं एक मरतबा फिर आपकी तरफ आऊँगा। बात आपने शुरू की थी टाइगर फोर्स पे, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है उस पर। जी, टाइगर फोर्स के ऊपर मैं समझता हूँ बिल्कुल जीरो कारकर्दगी। अच्छा, वो आप भी देखते रहे हैं, तो उनको कुछ कारकर्दगी मैं 1% भी उनको कोई उसकी जो है ना वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमने देखा कि हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे थे और वो लोग, अभी हमें खबरें आ रही थी कि जी टाइगर फोर्स के लिए शर्टें बनने जा रही हैं, टाइगर फोर्स के लिए कैप्स तैयार हो रही हैं, फिर टाइगर फोर्स मार्केट में आएगी। तो टाइगर फोर्स को तो जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए था, अगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली करना चाह रही थी। और ये नहीं कि उस तक तरफ से नॉमिनेट किए तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ हमें कहीं कोई टाइगर फोर्स का जवान नजर ही नहीं आया। नहीं मियां साहब, मैं एक बात बता, अच्छा वो आते कैसे? वो इसलिए नहीं आए कि जनाब वो सॉरी बहुत जरूरी है सर। टाइगर फोर्स के कोई जवान नजर ही नहीं आए इस दौरान किसी किस्म का। हाँ, जब पेंडेमिक की ये जो लॉकडाउन है उसमें नरमी हो गई, बल्कि लॉकडाउन खत्म होने की तरफ जब आया, खत्म हो रहा था, उन दिनों में टाइगर फोर्स के कुछ जवान ये गुजरांवाला के हाल में, मुकामी हाल में इकट्ठे करके डीसी के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें हमें पता चला जी कोई टाइगर फोर्स आ रही है। वो लॉकडाउन के बाद की बात है, आप रिकॉर्ड निकालें, आप चेक कर लें वो खबरें कब की हैं। उसके बाद भी कहीं पे टाइगर फोर्स नजर नहीं आई। कभी कभार कोई तस्वीर खिंचवाने के लिए। एक्चुअली ये जो टाइगर फोर्स बनी है ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकायदा अनाउंसमेंट की कि जो बहसीयत रज़ाकार इसमें शामिल होना चाहता है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो लोगों ने एज ए रज़ाकार या वॉलंटियर अपने अपने नाम पेश किए, और जब उसकी तश्कील की गई तो मैंने बहुत सारे नाकों पे, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी दुकानों पे उनको नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी लगाते हुए देखा और लोगों को अवेयरनेस देते हुए भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। साहब, मुझे एक आपको देख के बात याद आ रही है, क्या ऐसा नहीं है कि जो टाइगर फोर्स में रज़ाकार एंटर हुए हैं, मैं ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ता जा रहा हूं कि जो टाइगर फोर्स में जवानों ने अपने नाम लिखवाए हैं, काम किया, उनका माइंडसेट कुछ और था कि शायद उनको कोई अजाजियाँ मिलेगा, कुछ उनके साथ फाइनेंशियली मामलात भी होंगे, तो बहुत सारे रज़ाकार जो हैं इसको टाइगर फोर्स को छोड़ भी गए थे। इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। यहाँ पर मुझे लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले इसराइल साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। आप ये फरमाइएगा कि टाइगर फोर्स के जो जवान हैं वो कुछ चाह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक जो है कुछ आज़ादिया शायद मिलेगा फाइनेंस की सूरत में, तो ऐसा नहीं हुआ और सुनने में आया कि बहुत सारे जो है टाइगर फोर्स के जवान इसको छोड़ गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो मैंने पहले कहा था ना कि मकसद से अमल मुतय्यन होता है। इसका बनाने का मकसद क्या था? ये कोई मदद करना लोगों की, ये इसका मकसद कहीं दूर पार का था। इनका मकसद था अगले आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी फोर्स तैयार करना। ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, उन पीटीआई के वर्कर, जी बिल्कुल, मैं ये इनका सर ऑन रिकॉर्ड है, ये उनका डाटा निकाल लें कि जितने भी इन्होंने टाइगर फोर्स के बंदे लिए थे सारे के सारे जो है ना वो पीटीआई के इन्होंने बंदे लिए थे। क्या और लोग रजाकार नहीं थे? वो काम ये नहीं करना चाहते थे। जब आप इस तरह का एक इम्प्रेशन छोड़ेंगे, उन्होंने दिया क्या? इन्होंने, गवर्नमेंट ने खुद ऐसा इम्प्रेशन अनस्पोकन जो है ना वो इम्प्रेशन दिया कि भी आपके काम हो जाया करेंगे, आप डीसी से मिल लिया करेंगे, आप इंतज़ामिया से, क्योंकि उनके लिए और तो कुछ है ही, इंसेंटिव नहीं है। अगर किसी को कोई मुगालता था कि भी इसके नतीजे में कोई पैसे मिलेंगे तो वो मुगालता भी उनका जल्द दूर हो गया, और जैसे ही उनका ये मुगालता दूर हुआ वो लोग वहाँ से पीछे चले गए। और दूसरी बात, बगैर किसी स्क्रूटनी के जिसको उन्होंने रिकमेंड किया, इनके अब गुजरांवाला में क्या हुआ, किन से रिकमेंडेशन ले रहे हैं? एमपी एमएलए से नहीं ले रहे, क्योंकि वो इनकी पार्टी के नहीं थे, वो पीएमएलएन के थे, और इन्होंने हारे हुए लोगों से वो रिकमेंडेशन ली। तो सर उन्होंने अपनी पार्टी के कई साहब आप ये फरमाइएगा, अच्छा टाइगर फोर्स की बात हो रही है तो कहा यह जाता है कि आम हमने जनरली लोगों ने देखा और मीडिया रिपोर्ट्स भी काफ़ी इस हवाले से, स्पेशली अखबारात में खबरें आई हैं कि जो टाइगर फोर्स के लोग हैं वो अपने गली मोहल्ले के जो करियाने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको ब्लैकमेल करते दिखाई दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, मिला जुला रुझान रहा, क्योंकि जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क होगा वहाँ पे अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन मेरे सुनने में ये कोई शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव काम किया है। मैं भी इक्का दुक्का लोगों ने उसमें कुछ आगे पीछे किया हो या डराया धमकाया हो या अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया हो, लेकिन ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास हो सकता है काम, वो जो आप काम कह रहे हैं ना, क्योंकि उसमें लोग ही चाहते थे। और फरूख साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली हम लोग इसको, हमें ये देखना चाहिए कि जब हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, फिर उसमें पॉलिटिकली वो अटैचमेंट और ये पहले दिन से इसका नाम ही गलत रखा गया। इसका नाम ही इस तरह का नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में जो उनके एंटी जो मुखालफीन हैं लोग, इससे पहले ही इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने जो नौजवान थे पीटीआई के नौजवान, उनको टाइगर्स के नाम से बुलाया करते थे। तो जब उन्होंने इस तरह टाइगर फोर्स नाम रखा तो लोगों ने इसको तभी समझ लिया कि ये पॉलिटिकली है। अच्छा भैया साहब, मैं इसमें ऐड करूँगा, सॉरी मिर्ज़ा साहब, कि गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट होने के बावजूद ये फोर्स पिट गई है। क्यों, कैसे? अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके नॉलेज में शायद इजाफा करने की कोशिश करूँगा, शायद आपके इल्म में भी हो कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं गुजरांवाला, सुहेल अशरफ साहब, वो बाकायदा टाइगर फोर्स की पोस्टें अपने सरकारी वॉल पे लगाते रहे हैं। कमिश्नर साहब तो वैसे भी मैंने आपको बताया, जब से ये हमारे सुहेल अशरफ साहब डिप्टी कमिश्नर हैं, अब आपके प्रोग्राम पता नहीं है आप ऑन एयर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, मेरी इस बात को, डिप्टी कमिश्नर साहब कभी भी एज अ डिप्टी कमिश्नर नजर नहीं आए हमें। वो जो हारे हुए पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके एक जो है ना सेकेंडली उनके नीचे काम करने वाले, वो उनकी जो उनकी बातें वो करने वाले नजर आते हैं। और टाइगर फोर्स के हवाले से जब उनकी वाल पे जिस तरह से वो तस्वीरें और ये वो करते हैं, वो यही लगता है कि जैसे ये टाइगर फोर्स के एक असिस्टेंट या मैंने भी एक दो दफा कमेंट किया तो मुझे कॉल आई है, मुझे कॉल आई है साहब, बड़ी दिलचस्प बात है मिर्जा साहब जैसे फरमा रहे हैं कि मैंने उनको कमेंट किया सोशल मीडिया पे, मैंने कहा सर ये आपको चीज़ें जेब नहीं देती, और उनकी मुझे कॉल आई और कह रहे हैं सर जॉब इज़ जॉब। अच्छा, आप इस पे बताइएगा कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कमेंट करते रहे हैं और उनकी पोस्टें चढ़ाते रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे टाइगर फोर्स की, क्या उनको ये जेब देता था? देखिए, किसी भी डिप्टी कमिश्नर को करना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई नीयत कोई और हो
कि मेरे जब वॉल से ये पोस्टें चढ़ेंगी तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगी Awareness और आएगी, बिल्कुल तो ठीक मैं भी उनका मकसद ये हो। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं, ही इज़ यंग मैन और काम कर भी रहे हैं और यहाँ पे गुजरावाला में उनका काम नज़र भी आ रहा है, लेकिन हर बंदा हर काम के लिए जो राइट नहीं होता, हो सकता है और कोई कमी पेशी भी हुई हो। लेकिन अभी आपको ये बताता चलूँ कि कोरोना में बेहतरीन सर्विसेज यहाँ पे करने पे इनको हमारे डिप्टी कमिश्नर को कैश इनाम भी मिला और अवार्ड भी मिला। अच्छा इसराइल साहब ये एक बताइएगा। बात की तरफ मजीद, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन है मैं काटूंगा, एक और अहम बड़ी बात है उसकी तरफ हम भी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी आई प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। प्राइवेट स्कूल्स जो कि बड़े छोटे लेवल पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो गली मोहल्ले में वो एक खिदमत कर रहे हैं, एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। उसमें ये हुआ कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स की फीसें देनी बिल्कुल बंद कर दी। गवर्नमेंट ने कहा जी 20% डिस्काउंट होगा। 20% डिस्काउंट हुआ। हमारे गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करूंगा, जो एक गवर्नमेंट के अपना स्कूल है QDPS कायदा आज़म जो स्कूल है, DPS स्कूल में बहुत कम और आज तक भी स्कूल ऑफ है, वो बंद है। बाकी जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं चूंकि वो बेचारे अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते, किराए की बिल्डिंग्स में हैं वो लोगों को 20% क्या वो तो सारी फीस छोड़ रहे हैं और वो मतलब मिनटों से थोड़ी थोड़ी फीस ले रहे हैं लोगों से, जबकि जो गवर्नमेंट का अपने अंडर चलता है उसके एक्सपेंसेस बहुत कम है। और इस दौरान भी अभी जो सूरत हाल चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है स्कूल्स का, उसमें बिल्कुल रायत नहीं दे रहे हैं। फुल फीस जो है वो पेरेंट्स से ले रहे हैं। पेरेंट्स की कमेटी है बाकायदा, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा प्रिंसिपल साहब से, कमिश्नर गुजरांवाला से मुतअद्दिद मरतबा गुजारिश की है कि जनाब आपका ये स्कूल जो है ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ठीक हो इसमें गया। आप अच्छा, लोगों को दें, लेकिन अच्छा इसराइल साहब आप ये फरमाइएगा कि इंतजामिया को काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना आसान बहुत है, लेकिन जब हम इंतज़ामिया की तरफ से उनका जब हमने मौक़िफ़ लिया है तो उनका ये कहना है कि फ़ंड्स की इंतहाई किल्लत रही है इस कोविड-19 के दौरान। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप उनकी परफॉर्मेंस को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? नहीं जी, क्रिटिसाइज जो आपने फ़ंड्स की बात की ना, फ़ंड्स की कमी है। फ़ंड्स की कमी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अवाम का जो जज्बा है ना दूसरों की मदद करने का, उसकी रोशनी में कभी हुई ही नहीं। ये आज कॉल करें, किसी से कहें, ये जो जितना हम लोगों ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना इकट्ठा किया है, इन्होंने तो प्रॉपरली किसी को कॉल तक नहीं की, नहीं बिठाया, सिविल सोसाइटी को नहीं बिठाया, लॉयर्स को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान को कहीं इन्होंने नहीं बिठाया, उनकी ज़िम्मेदारी कोई भी इन्होंने उस तरह से नहीं लगाई। रहेगी फ़ंड्स की बात में आपको एक ज़ाती भी नहीं, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने ना कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग आइडेंटिफाई किए कि जो नाम तक नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन वो सख्त मुश्किलात में थे। तो हमने उनके लिए ना 5000 कैश किया जो है ना वो अरेंज किया कि इन फैमिली आइडेंटिफाई की, इन फैमिलीज़ को हम आराम से 5000 कैश जो है ना वो दे देंगे। एक दोस्त से कहा, खैर उन्होंने कुछ भी, दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा, जब हमने तीसरी दफ़ा उस दोस्त से, डोनर से रब्ता किया तो वो ना मेरे पास आ गया। उसने जो अपने हालात बताए, उसके बेचारे के अपने हालात इतने सख्त ख़राब थे कि वो तो ख़ुद उसको मुस्तहिक था। तो मैंने ये सवाल किया कि आपने तो ये हमें जो है ना हमें देते रहे हैं, ये आप तो ख़ुद मुस्तहिक हैं। जो उसने कहा कि मुझसे ना ये देखा नहीं जाता था। मैंने कि मेरी मुश्किल, यानी कि लोगों का जज्बा खैरात करने के हवाले से, दूसरों की मदद करने के हवाले से, इतना फ़ंड्स की कतन पाकिस्तान में कमी नहीं होती, सिर्फ मिस मैनेजमेंट होती है और वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के ऊपर। मिस मैनेजमेंट आपको कहाँ पे नज़र आई? ये इन्होंने किया ही नहीं कुछ भी। मसलन पहली बात मिस मैनेजमेंट ये है कि इन्होंने कॉल ही नहीं की, जब इन्होंने ऑन बोर्ड ही किसी को यस ऑन बोर्ड नहीं लिया उन्होंने। और जब ये सबसे जैसे एक मादरत के साथ आप चैम्बर में भी हैं और चैम्बर के लोग, जैसे हम सियालकोट चैम्बर की एग्जांपल्स देते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। एक्चुअली काम तो होता है कि आप लोग यहाँ के मुकामी हैं, आप लोग इंतज़ामिया से कैसे काम लेते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो ही आपको कॉल करें। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, नहीं यहाँ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, वहाँ ये देखने सारा हो गया। पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में उनके माटो क्या था, स्लोगन क्या थे उनके, किस प्लेटफॉर्म पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जो है ना। तो जब उनका हाल ये होगा कि वो बजाय कि चैम्बर का जो एक्सेस है, जो उनकी जुरिडिक्शन है, वो उससे बाहर चले गए,
तो वहाँ शदीद ज़रूरत है। अच्छा काई साहब, आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का चूँकि वक्त इंतहाई कम है, आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत पे ब्लेम किया जा सकता है और किया भी जा रहा है इस कोविड-19 के दौरान, लेकिन समाजी तंजीमों का किरदार का बड़ा अच्छा रहा है। हमारे गुजरांवाला में जो है पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स किए जाते रहे, वो कहीं नहीं नज़र आए, आपको कहीं नज़र आए हैं वो? सबसे पहले तो ये बात बताने में मुझे खुशी होगी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर चैरिटी और फिलंथ्रापी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। लोग अपने तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे की मदद करता है तो ये अनरिपोर्टेड है, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे फिलंथ्रापी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। रही बात यहाँ गुजरांवाला में चूँकि जितनी भी सीटें क्लीन स्वीप किया नवाज़ लीग ने, तो ये जो हारे हुए थे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो ड्यूरिंग कोरोना और लॉकडाउन इनका कोई मौसर किरदार जो है वो हमें नज़र नहीं आया, ये खुल के सामने नहीं आए। और जिस तरीके से इनके लिए एक मौका था कि शायद अगली दफ़ा ये लोगों की खिदमत करके अगली दफ़ा शायद अपना वोट बैंक बढ़ा लेते या कुछ सीटें निकाल लेते, मुझे ज़ाती तौर पे उनकी एफ़र्ट्स पे मैं इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं। क्योंकि मिर्ज़ा साहब मुझे लग रहा है कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस बारे में। मैं वही वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ये बताऊंगा कि ये भी बात जो हक में वक्त है ना उस पे आती है। एटलीस्ट तमाम जीते हुए लोगों को, वो किसी भी पार्टी से होते, और जो हारे हुए लोग जो आप शहर के कोई मेन बंदे समझते हैं पॉलिटिकली या कुछ इस तरह से, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना जो है वो तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, और या हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका काम था। वो इनको इकट्ठा करते। इंडिविजुअली मैंने देखा है, मैं अपनी पोजीशन पे लोगों को मैंने देखा है वो काम करते हुए। 40 सेकंड में सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब इनके चाहे जीते थे चाहे ये हारे थे, जब इनका अपना इलेक्शन होता है तो ये गली मोहल्ले तक अपने कारकुन नामजद करते हैं। इन्होंने कोविड में ना जीतू ने ना हारू ने ये घरों में घुस के बैठ गए, बल्कि पोस्टें इस तरह की सोशल मीडिया पे आई, इनके इश्तिहार गुमशुदा की पोस्टें आई कि भाई ये कहाँ गायब है, जो है जीते भी और हारे भी। यानी कि जब इनका इलेक्शन है तो गली लेवल के ऊपर इनका नुमाइंदा मौजूद, और जब इस तरह की हो है तो ये खुद भी नहीं मौजूद। एक और बात, बल्दियाती नुमाइंदों को भी डीएक्टिव कर दिया गया था इससे पहले कोविड से पहले। अगर उनको भी एक्टिव किया जाता, उनसे भी काम बड़ा अच्छा लिया जा सकता था। हर काउंसलर अपने गली मोहल्ले में मुस्तहिकीन को बड़े अच्छे तरीके से बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आफत कोई भी हो इससे महफूज रखे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मरहला आ जाए तो हमें तमाम सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए एक कौम होकर उसका मुकाबला करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।